एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आपको क्लास 9th का डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्सप्लेन कर रही थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेमोक्रेसी के बारे में जाना। हमने ये देखा कि दो कंट्रीज थी, वहां पे डेमोक्रेसी को कैसे एट द एंड एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, हमने ये देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहली बार डेमोक्रेसी की बातें कही गई। आई होप आपने लास्ट लेक्चर के साथ अपना होमवर्क भी किया होगा। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला वीडियो भी देखा होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम पढ़ेंगे वही डेमोक्रेसी की आगे के बारे में। ठीक है, देखते हैं 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी की क्या हालत थी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यूएसए की, जो कि 1787 में यूएसए ने अपनाई थी। बट इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे। फ्लॉज क्या थे? प्रॉब्लम्स ये थी, नो ब्लैक पीपल वर अलाउड टू कास्ट वोट। जो भी ब्लैक पीपल थे, आप तो जानते ही हैं अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक में कंट्रोवर्सीज होती ही हैं। तो जो ब्लैक पीपल थे उनको वोट कास्ट करना अलाउ नहीं था। ठीक है, ओनली मेन हैज राइट टू वोट, सिर्फ मेन के पास राइट होता था वोट करने का। फिर लैंडलेस पीपल्स वर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट, जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिनके पास जायदाद नहीं थी, उनको वोट कास्ट करना अलाउड ही नहीं था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी वाज अडॉप्टेड बाय न्यूजीलैंड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल, जिसके पास लैंड नहीं है, जिसके पास लैंड है, मेन विमेन, सबको ये अधिकार हो कि वो वोटिंग राइट दे सके, अपनी बात कह सके, उसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो पहली बार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया किसने था? न्यूजीलैंड ने। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं 20th सेंचुरी आते आते डेमोक्रेसी की क्या हालत हो गई थी। मेनी कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेटिक आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी कंट्री डेमोक्रेटिक हुई, क्योंकि ब्रिटिश और उन कंट्रियों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज ऑन 1945, ड्यू टू द एंड ऑफ कॉलोनिज्म। यहां से एंड होता है कॉलोनिज्म का, और वहीं कहीं इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिलती है इन द ईयर 1947। ठीक है, और इंडिया भी बन जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं घाना के बारे में। घाना एक कंट्री है। घाना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1957। घाना को इंडिपेंडेंस मिलती है 1957 में। इंडिपेंडेंस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे एनकुरमा नाम के एक पर्सन थे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए। घाना के लोगों को अब इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, जिसमें एनकुरमा जीत जाते हैं। कौन? एनकुरमा जीत जाते हैं। एनकुरमा बनते हैं अब प्रेसिडेंट। कौन बनता है? एनकुरमा प्रेसिडेंट बनते हैं। अब दोबारा कभी वो इलेक्शन होने ही नहीं देते हैं, और वो अपने आप को ही हमेशा के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। He declared himself as a president forever. अब जब इतने लोगों को मार के डेमोक्रेसी हासिल किया, तो एनकुरमा क्या चीज है? जब ये प्रेसिडेंट रहते हैं तो इसमें मिलिट्री कूप अटैक कर देती है। मिलिट्री कूप हो जाता है, वहां की मिलिट्री अटैक कर देती है। ठीक है, एंड मिलिट्री स्टार्टेड रूलिंग। अब क्या होगा? मिलिट्री रूल करना स्टार्ट करेगी। एट प्रेजेंट घाना में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड है। घाना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैंने आपको बताया 19th और 20th सेंचुरी में काफी ट्रेंड में था डेमोक्रेसी। एक बूस्ट आता है, बूस्ट ऑफ डेमोक्रेसी अगेन इन 1990s। अगेन एक बूम आता है डेमोक्रेसी में 1990s के दौरान। ये क्यों आता है? बिकॉज एंड ऑफ सोवियत यूनियन एट दैट टाइम, और नई कंट्रीज एस्टैब्लिश हुई सोवियत यूनियन को तोड़ के। ठीक है, वहीं हमारे देश के, इंडिया के आसपास भी कुछ अलग अलग सिचुएशंस बन रही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले आर्मी रूल आता है, फिर डेमोक्रेसी आता है,
फिर आर्मी अटैक करती है और कहती है कि अब आर्मी का ही रूल चलेगा। अब कहीं जाके वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई है। वैसे ही कुछ नेपाल का भी हाल था। पहले तो वहां के किंग ने घोषित कर दिया कि वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेंगे। फिर कुछ समय बाद वहां पे किंग का रूल आ जाता है। फिर कुछ समय बाद अब फिर डेमोक्रेसी आती है, क्योंकि लोगों की मांग रहती है ना डेमोक्रेसी लाने की, है ना। तो एट प्रेजेंट अभी चल रहा है डेमोक्रेसी। और आपको एक और बात बता दें, 2005 तक 140 कंट्रीज को डेमोक्रेसी मिल चुकी थी। मतलब 140 कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो चुके थे। यहां तक आपको क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हमने इतनी सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ ही लिया तो एक म्यांमार ही बचा। म्यांमार के बारे में भी कुछ डिटेल पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो म्यांमार 1948 में इंडिपेंडेंट होता है और ये डेमोक्रेसी रूल को चूज करता है। 1962 में मिलिट्री कूप दोबारा से म्यांमार में हो जाता है, ठीक है, मिलिट्री अटैक। 1990 में इलेक्शन कराए जाते हैं, जहां पे सू की, जो कि वहां की रिप्रेजेंटेटिव थी, एक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव थी, वो जीत जाती है। बट मिलिट्री इस रिजल्ट को ही एक्सेप्ट नहीं करती और सू की को हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से म्यांमार में भी कुछ खास चीजें चल नहीं रही थी, ठीक है। ड्यू टू मिलिट्री रूल की वजह से म्यांमार के काफी लोग अपना घर छोड़ रहे थे और कई लोग तो उस देश को ही छोड़ रहे थे। और आज भी कुछ स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी तो है बट नाम की डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा म्यांमार और बाकी कंट्रीज के बारे में। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी की क्या हालत है, ठीक है। अब हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी की क्या हालत है ये देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल बनाता है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। आपने सुना भी होगा यूनाइटेड नेशंस। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हु मेक्स रूल फॉर द वर्ल्ड। मेन मोटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेंटेन पीस। मींस इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यह है कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे, इसकी वो देखरेख करते हैं, ठीक है। देयर आर 193 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें इंडिया भी एक पार्ट है। इट कैन बी टर्म्ड एज वर्ल्ड गवर्नमेंट। यूनाइटेड नेशंस को ऐसा कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड की गवर्नमेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आती है। देखते हैं वो क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेक पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर वर्ल्ड, ठीक है। ये पॉलिसीज बनाती है और रूल्स बनाती है कि वर्ल्ड को किस तरह से संचालित या वर्क किया जाए। डिबेट ऑन इंटरनेशनल टॉपिक्स। इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी डिबेट होते हैं, जैसे सी रूट्स कैसे होने चाहिए, स्पेस में रूल्स क्या होने चाहिए, है ना, ये सारी बातें। दीज थिंग्स वर डिसाइडेड बाय वोटिंग। ये सारी चीजें वोटिंग के तौर पे, वोटिंग से चूज की जाती है और हर एक कंट्री को 1 वोट दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके। अब हमने पढ़ना है यूएनएससी के बारे में, मींस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्यों है? ये है इसलिए क्योंकि इसका काम है कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे। अगर कहीं पे भी कोई वॉर होता है तो इनका इंटरफेरेंस वहां रहेगा, ठीक है। और यूएन हैज इट्स ओन आर्मी। यूएन की अपनी एक आर्मी रहती है, ठीक है। उसको सबक सिखाने के लिए इनकी आर्मी वहां पे पहुंच सकती है, ठीक है। तो यूएनएससी के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मींस 5 परमानेंट एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। टेम्पररी मेंबर्स चेंज होते हैं इन एवरी 2 years और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके, ठीक है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास ही रियल पावर रहती है और एडिशनल पावर इनको एक वीटो पावर दी जाती है। कोई भी डिसीजन अगर इनको ऐसा लगे कि ये सही नहीं है तो ये डिसीजन को
चेंज करा सकते हैं। मींस आप सोचिए 5 परमानेंट मेंबर्स में इतनी ताकत है कि वो पूरे डिसीजन को ही चेंज कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कोई डेमोक्रेसी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मींस आईएमएफ के बारे में। मॉनेटरी से आपको कुछ रिलेट कर ही पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि लोन्स प्रोवाइड करना है हर कंट्री को। इट प्रोवाइड लोन टू कंट्रीज टू डेवलप देयर नेशन। कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना ताकि उनकी कंट्रीज को डेवलपमेंट के मुकाम पे ला सके। ठीक है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन वाज हेल्ड बाय वोटिंग। लोन कौन सी कंट्री को देना है और कौन सी नहीं, ये डिसाइड होता है वोटिंग राइट से। देयर आर 188 कंट्री मेंबर्स इन आईएमएफ। 188 कंट्री मेंबर्स है आईएमएफ में। ठीक है, एवरी कंट्री हैज डिफरेंट वोट वैल्यू। जैसे हमने अभी पढ़ा था, एक कंट्री के पास एक वोटिंग राइट होती है, लेकिन आईएमएफ में ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री की वोटिंग राइट डिफरेंट होती है। देखते हैं कैसे। वोटिंग वैल्यू इज इक्वल टू मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन आईएमएफ। मींस जो कंट्री जितना भी मनी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी उसकी वोटिंग वैल्यू ज्यादा होगी। इस तरह से 7 कंट्रीज की वोटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से। यूएसए, जापान, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूके, फ्रांस एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना। चाइना की जगह हमको होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है। 7 कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा यूएसए प्रोवाइड करती है मॉनेटरी आईएमएफ को पैसे। ठीक है, आईएमएफ को पैसे सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री देती है? यूएसए। इसीलिए आईएमएफ का जो हेड होगा, ठीक है, आईएमएफ का जो हेड होगा वो यूएसए का सिटीजन होगा। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं डेमोक्रेसी है? ऐसा मुझे तो फील नहीं हो रहा है। आप जरूर अपने व्यूज बताएं। जैसे कि हमने देखा कि यूएसए सबसे ज्यादा मनी कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में, इसीलिए यूएसए का ही सिटीजन आईएमएफ का हेड होगा। अब आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है यूएसए, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। तो यूएसए आईएमएफ को या वर्ल्ड को जिस तरह से चलाना चाहता है उस तरह से चलाता है। यूएसए जो भी यूनाइटेड नेशंस को कहेगा, यूनाइटेड नेशंस यूएसए की ही बात मानेगी, क्योंकि इनकी पावर कुछ ज्यादा है। तो आज भी वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आज भी जो भी हो रहा है वो यूएसए की मर्जी से होता है, वो यूएसए की मर्जी से होता है। ठीक है, तो इस तरह यूएसए अपनी पावर्स को गिव अप भी नहीं करना चाहता, और यूएसए इसलिए एनफोर्स करता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनो, डेमोक्रेसी और भी कंट्रीज में आए। ठीक है, मैनी टाइम्स ये भी देखा गया है कि यूएसए कंट्रीज को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए यूएसए खुद उन कंट्रीज पर अटैक कर देती है और कहती है कि अब आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बनना होगा। तो ये सब यूएसए की चाल होती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब इराक की बात करते हैं। इराक का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, क्यों देखते हैं। दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1932 फ्रॉम ब्रिटिशर्स। इराक को इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से मिलता है 1932 में। 1968 में सद्दाम हुसैन वहां पे मिलिट्री कूप कर देते हैं। ठीक है, और अरब सोशलिस्ट बैद पार्टी जो कि सद्दाम हुसैन की पार्टी है वहां पे इस्टेब्लिश करते हैं और उस पार्टी को पावर में लेकर आते हैं। ठीक है, इस पार्टी ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए और बहुत कुछ बुरे भी, जैसे अबॉलिशन ऑफ इस्लामिक रूल्स, बहुत सारे इस्लामिक रूल्स को अबॉलिश किया गया और वही वुमेन्स को बहुत कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, तो वो आई थिंक कि बहुत अच्छे काम थे। In 1979, he became president. Saddam Hussein became president in 1972. Now he come up with the dictatorship. अब जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं, अब वो अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर देते हैं। ठीक है, यूएसए एंड ब्रिटेन को ये सब पता चलता है, तब यूएसए और ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन से कंप्लेन करते हैं कि इराक में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं।
इराक में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, आप जाके सर्च करिए। तो मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी आर्मी होती है, तो इनकी आर्मी आती है और सर्च ऑपरेशन करती है इराक में, जहां पे उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ समय बाद यूएसए ने इराक पे अटैक कर दिया, जो कि बहुत ही गलत बात थी, लेकिन यूएसए के सामने कौन बोलता। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी निंदा करी, बट कड़े शब्दों में नहीं, इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो ही रहा था यूएसए से। इस तरह से हमने देखा कि यूएसए कंट्रीज को डेमोक्रेटिक बनाना चाहता था, जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती थी उन पर अटैक करके उनको डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश करता था, ठीक है। फिर 2003 में सद्दाम हुसैन को वहां से हटाया जाता है और वहां पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाती है। इस तरह से ये यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला कि ये अटैक जो था वो इलीगल था, बट अमेरिका कहाँ मानने वाला था, तो इसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। इस तरह से हमने देखा कि डेमोक्रेसी की क्या वर्ल्ड में कंडीशन है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। If you are having any kind of doubt in this chapter or the previous one, please let me know. I'll be happy to help you. Till then,